आज के इस क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो इस क्लास के थ्रू आउट आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसके थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक के भीतर किस चैप्टर किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो अप्रोच होता है, जो एंगल होता है, जो मल्टीपल एंगल होता है, वो भी आप सीख पाएंगे। यदि आपको एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती तो धीरे धीरे आपको एनसीईआरटी की बुक भी समझ में आने लगेगी। यदि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं तो धीरे धीरे आप शॉर्ट नोट्स भी बनाना सीख जाएंगे यदि आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं। आज का जो फोकस पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के थ्रू आउट, आज का जो फोकस पॉइंट है वो है कारीगरी और शिल्प। ये जो ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक है, इस बुक के भीतर जो हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर दिया गया है, उस चैप्टर का आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो कौन सा है, कारीगरी और शिल्प। इस क्लास के बाद जब आप इस ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से कारीगरी और शिल्प को आप पढ़ेंगे तो वो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और उस सभी जो पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट आफ्टर दैट इस क्लास के बाद वो सभी पॉइंट्स कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। शिल्प की बात करें, कारीगरी और शिल्प को जो बनाने वाला होता है, जैसे सोनार जो सोने के गहने बना रहा है, सोने के गहने बना रहा है, और जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, जो कपड़े बनाने वाले हैं, बुनकर, इन सबको क्या बोलते हैं, कारीगर बोलते हैं। तो कारीगरी और शिल्प के थ्रू यदि हम शिल्प की बात करें तो शिल्प में क्या क्या आता है, पकी हुई मिट्टी के हल, पकी हुई मिट्टी के हल शिल्प के अंतर्गत आता है। पकी हुई मिट्टी के हल को कहां से प्राप्त किया गया है, बनावली हरियाणा से प्राप्त किया गया है। पकी हुई मिट्टी के हल को बनावली हरियाणा से प्राप्त किया गया है। लकड़ी के हल, महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियां, टेराकोटा मूर्तियां क्या होती हैं, टेराकोटा मूर्तियां पकी हुई मिट्टी की बनी होती हैं। टेराकोटा मूर्तियां पकी हुई मिट्टी की बनी होती है और ये आकार में टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, यानी देखने में भद्दा लगता है। टेढ़ी मेढ़ी आकार की होती हैं, देखने में भद्दा लगता है, और किसका बना होता है, पकी हुई मिट्टी का बना होता है। ये भी शिल्प का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अब इसको जो बनाने वाला है, जो टेराकोटा की मूर्तियों को बनाने वाला है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कारीगर बोलेंगे। टेराकोटा की मूर्तियों को बनाने वाले को हम क्या बोलेंगे, कारीगर बोलेंगे। मिट्टी के बर्तन क्या शिल्प है, एक प्रकार का क्या है, शिल्प है, और इसको बनाने वाला क्या कहलाएगा, कारीगर कहलाएगा। मिट्टी के बर्तन हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे और उनकी क्वालिटी भी ज्यादा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तनों को बनाया गया उनकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा थी और चमकीले भी होते थे वो मिट्टी के बर्तन। मुख्यतः जो उनका कलर होता था काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। यदि मिट्टी के बर्तन की बात करें तो मिट्टी के बर्तन फर्स्ट टाइम बनाना इंडिया में कब शुरू हुआ था, नवपाषाण युग में। फर्स्ट टाइम इंडिया में, भारत में बर्तन बनाने की कला कब शुरू हुई, नवपाषाण युग में शुरू हुई, और हड़प्पा सभ्यता तक आते आते मिट्टी के बर्तन के निर्माण में इसकी संख्या में काफी तेजी से वृद्धि भी हुई और इसकी क्वालिटी भी क्या है, काफी ज्यादा होने लगी पहले की तुलना में। इसमें इस मिट्टी के बर्तन को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता था, कुम्हार के पहिए का। मिट्टी के बर्तन को बनाने में किसका प्रयोग करते थे, कुम्हार के पहिए का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन को बनाने में कुम्हार के पहिए का प्रयोग करते थे। और हड़प्पा सभ्यता में कुम्हार के पहिए के उपयोग की विशेषज्ञता हासिल थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कुम्हार के पहिए के उपयोग की विशेषज्ञता हासिल थी। एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जैसे इस फैक्ट वगैरह यूपीएससी एग्जाम में डाल दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कुम्हार के पहिए के उपयोग की विशेषज्ञता हासिल थी। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, बट अगर ये स्टेटमेंट डाल दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तो मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे,
हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाना तो जानते थे, लेकिन उनको इनमें विशेषज्ञता हासिल नहीं थी। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यूपीएससी एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जो आप अगर आप सॉल्व करते होंगे तो एनालिसिस करते होंगे तो आप पाते होंगे कि अधिकांश क्वेश्चन जो होते हैं 60 से 70 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड पे होते हैं। और स्टेटमेंट बेस्ड में जो आप कॉन्सेप्ट सीख करके जाते हैं उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, उस फैक्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके आपके सम्मुख रखा जाता है। तो इसलिए एनसीईआरटी के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ही जरूरी हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ओल्ड एनसीईआरटी, ये रामशरण शर्मा की बुक आपको क्या सिखा रहा है, आपको क्या समझा रहा है? आपको ये सिखा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कुम्हार के पहिए के उपयोग की विशेषज्ञता हासिल थी। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा। हमने क्या सीखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कुम्हार के पहिए के उपयोग की विशेषज्ञता हासिल थी। ये हम सीख रहे हैं। और आपके सम्मुख दो टाइप से स्टेटमेंट यूपीएससी एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में टू टाइप से स्टेटमेंट आपके सम्मुख रखा जा सकता है। एक स्टेटमेंट क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कुम्हार के पहिए के अस्तित्व की विशेषज्ञता हासिल थी। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट रखा गया तो ये तो सही हो गया। बट अगर उसने रख दिया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाना तो जानते थे, लेकिन उन्हें मिट्टी के बर्तन को बनाने में यानी कुम्हार के पहिए में विशेषज्ञता हासिल नहीं थी, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल होता है पढ़ने का। जो भी कॉन्सेप्ट, जो फैक्ट आप पढ़े तो उस पर एक बार विचार कर लें कि इसको किस तरीके से यूपीएससी एग्जाम में रखा जा सकता है। क्योंकि जब इस तरीके से आप विचार करेंगे उस पॉइंट पे तो गलत होने के चांसेस कब होंगे? आप ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, कुछ उसमें सोचेंगे नहीं कि क्या एंगल होता। क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की उतनी समझ नहीं है। तो ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ 30 से 35 वर्ष के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पर बता रहा हूँ, जो हमने सॉल्व किया उसके बेसिस में ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तो जब आप पढ़ें तो पढ़ते समय केवल ऐसे पढ़ते ना निकल जाए, आप उस पर विचार करें कि इसको कैसे, स्टेटमेंट को कैसे गलत कराया जा सकता है, इसको कैसे किस तरीके से घुमाया जा सकता है। तो जब इस मल्टीपल एंगल से आप देखोगे तो आपके एग्जाम में गलत होने की पॉसिबिलिटीज क्या है? कम हो जाएगी। शिल्प में और क्या महत्वपूर्ण शिल्प थे? ईंटों की विशाल संरचना। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण शिल्प माना जाता है। ईंटों की विशाल संरचना हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण शिल्प माना जाता है। ईंट निर्माण, ईंटों की विशाल संरचना, ईंट निर्माण हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण शिल्प माना जाता है। इस ईंटों की विशाल संरचना से, इस ईंट निर्माण से हमें क्या पता चलता है? क्या जानकारी प्राप्त होती है कि राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का भी प्रमाण है। इससे हमें ईंटों की विशाल संरचना और ईंट निर्माण से हमें राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण भी मिलता है। इस ईंटों की विशाल संरचना और ईंट निर्माण से हमें राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण भी मिलता है। क्योंकि इतनी बड़ी जो ईंटों की विशाल संरचना जैसे हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में बनाया गया है, वो बिना बड़े पैमाने पर श्रम के, बिना बड़े पैमाने पर राजमिस्त्री की संभव नहीं होगा। जैसे आपको इससे पहले वाले क्लास में हमने महान स्नानागार के बारे में आपको बताया था। तो महान स्नानागार जैसे जो स्थापत्य जो आपको देखने को मिलते हैं, उसका निर्माण बड़े पैमाने पर जो उसका निर्माण किया गया था, वो उस निर्माण क्या दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता में राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का भी प्रमाण मिलता है। यानी हड़प्पा सभ्यता में राजमिस्त्री वर्ग का अस्तित्व रहा होगा। क्योंकि इतनी बड़ी जो ईंटों की विशाल संरचना, जैसे महान स्नानागार, ईंटों की विशाल संरचना में क्या आता है? महान स्नानागार आ जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो वहाँ की आधारभूत संरचनाएं जो आती हैं, वो सब क्या दर्शाती हैं कि हड़प्पा सभ्यता में राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का भी प्रमाण था। इसी प्रकार की हम बात करें इसमें और क्या महत्वपूर्ण शिल्प में क्या क्या आता है? कुल्हाड़ी आती है, आरी आता है, चाकू आता है, भाले आते हैं, नाव आता है। कुल्हाड़ी, आरी, चाकू, भाले, नाव। मटका निर्माण के विशेषज्ञ, नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूपीएससी एग्जाम के लिए, स्टेटमेंट बेस पे पूछने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। मटका निर्माण के विशेषज्ञ जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो हड़प्पा सभ्यता के लोग मटका निर्माण के क्या थे? विशेषज्ञ थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मटका निर्माण के क्या थे? विशेषज्ञ थे। अब यहाँ पे भी स्टेटमेंट को दो तरीके से रखा जा सकता है। अगर स्टेटमेंट में रखा गया कि हड़प्पा सभ्यता के
लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग मठ का निर्माण के विशेषज्ञ थे। हड़प्पा सभ्यता के कारीगर मठ का निर्माण के विशेषज्ञ थे। तो स्टेटमेंट सही होगा, बट उसने रख दिया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मटके के निर्माण से परिचित थे, लेकिन वो उसके विशेषज्ञ नहीं थे। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रामशरण शर्मा की बुक आपको क्या समझा रहा है, क्या कंसेप्ट क्लियरिटी आपका कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, हड़प्पा सभ्यता के कारीगरों को मटका निर्माण के हड़प्पा सभ्यता के कारीगर मटका निर्माण के विशेषज्ञ थे, ठीक है। सोने, इसी प्रकार सोनार क्या है, कारीगर। सोनार क्या है, कारीगर। और सोनार जो गहनों का निर्माण करता है, सोनार जो क्या बनाता है, गहने बनाता है। तो सोनार जो है जो गहने बना रहा है, तो गहना क्या हो गया, शिल्प हो गया। गहना क्या हो गया, शिल्प हो गया। और इसको जो बनाने वाला सोनार है, ये क्या हो जाएगा, कारीगर हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों के गहने देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हमें सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के गहने देखने को मिलते हैं, जो किसके द्वारा बनाया जाता था, सोनार के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता में सोनार के द्वारा सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के गहने की प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में हमें सोनार द्वारा बनाए गए सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के गहने देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें सोने और चांदी की, तो इसको कहां से प्राप्त किया, कहां से मंगाते थे, इसको कहां से इंपोर्ट करते थे, कहां से आयात करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने और चांदी को कहां से आयात करते थे, अफगानिस्तान से आयात करते थे। एक इंपॉर्टेंट एंगल क्वेश्चन बनने का कभी भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने और चांदी का आयात कहां से करते थे। इस पॉइंट पे स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, कि सोने और चांदी को कहां से इंपोर्ट करते थे, कहां से आयात करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने और चांदी को कहां से मंगाते थे, कहां से आयात करते थे, अफगानिस्तान से आयात करते थे। और बहुमूल्य पत्थर जो होते थे, ये बहुमूल्य पत्थरों की प्राप्ति साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में, इन बहुमूल्य पत्थरों की प्राप्ति कहां से होती थी, साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत से। हस्तशिल्प भी हड़प्पा सभ्यता के हस्तशिल्प भी हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शिल्प था। हस्तशिल्प भी हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शिल्प के अंतर्गत आता है। हस्तशिल्प भी हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शिल्प के अंतर्गत आता है। हस्तशिल्प होता क्या है, हस्तशिल्प, जैसे आप मार्केट में, बाजार में गए तो आप टी शर्ट खरीद रहे हैं, तो आप पैंट खरीद रहे हैं, तो आप देखेंगे उस पर जो डिजाइनिंग की रहती है, डिजाइनिंग की गई होती है हाथों के द्वारा। वो जो हाथों के द्वारा उस पर डिजाइन की गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हस्तशिल्प। जैसे कभी कोई फूल बनाया गया है, कोई फूल है, कोई इमेज, कोई फूल हो गया, और भी चीजें बहुत आपको टी शर्ट पे देखने को मिल जाती है। साड़ी पे जो डिजाइन की जाती है, साड़ी पे जो डिजाइन हाथ से की जाती है, सब किसके पार्ट होते हैं, हस्तशिल्प के पार्ट होते हैं, जो हाथ से बनाए जाते हैं। हस्तशिल्प मतलब ऐसा शिल्प जो आप हाथ से बना रहे हो, जो आप किससे बना रहे हो, हाथ से बना रहे हो। इसमें क्या क्या आता है, इसमें अगर हम देखें तो बुने हुए कपास का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। हस्तशिल्प के थोड़ा अगर हम देखें तो बुने हुए कपास का एक टुकड़ा कहां से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो कहां पे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहां से हमें बुने हुए कपास का एक टुकड़ा प्राप्त होता है। अब आपसे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए यूपीएससी के लिए और पीसीएस एग्जाम के लिए भी। एक इंपॉर्टेंट एंगल हो गया क्वेश्चन बनने का कि बुने हुए कपास का एक टुकड़ा कहां से प्राप्त किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से बुने हुए कपास का एक टुकड़ा प्राप्त किया गया है, वो कौन सा स्थल होगा, मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल होगा, मोहनजोदड़ो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कहां पे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। कई वस्तुओं पर कपड़ों के निशान भी, तो अभी हमने आपको बताया कि जो कपड़ों पर हाथों के द्वारा जो बनाया जाता है,
जो डिजाइनिंग की जाती है वो क्या होता है, हस्तशिल्प होता है। इसी प्रकार हमें कई वस्तुओं पर कपड़ों के निशान देखने को मिलते हैं, कई वस्तुओं पर कपड़ों के निशान देखने को मिलते हैं, जो हाथ किसके द्वारा बनाया जाता था, हाथ के द्वारा बनाया जाता था। बुनकर ऊन और कपास का कपड़ा बुनते थे। बुनकर, बुनकर क्या हो गया, बुनकर कौन है, कारीगर। बुनकर को क्या होता है, कारीगर होता है। और ये क्या करता है, ऊन और कपास का कपड़ा क्या है, ये बुनते थे। ठीक है, इसके साथ साथ धुनाई यंत्र का उपयोग कताई के लिए किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में हस्तशिल्प के अंतर्गत धुलाई यंत्र का उपयोग कताई के लिए किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में धुनाई यंत्र का उपयोग कताई के लिए किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में धुनाई यंत्र का उपयोग कताई के लिए किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कांस कारीगरों का समूह। हड़प्पा सभ्यता में हम कांस कारीगरों का एक समूह भी पाते हैं। हड़प्पा सभ्यता फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, फर्स्ट ऐसी सभ्यता थी जब कांस के औजारों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट सिविलाइजेशन इंडिया की कौन सी, जब हमें कांस का उपयोग देखने को मिलता है। जो लोग कांस से परिचित थे वो कौन थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। कांस क्या होता है, तांबे और टिन के मिश्रण से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस की वस्तुएं कहते हैं। तो कांस का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तुओं का निर्माण जो आप किससे कर रहे हो, तांबे और टिन के मिश्रण से कर रहे हो। कांस वस्तुएं किसकी बनी होती हैं, तांबे और टिन के मिश्रण से बनी होती है। तो हड़प्पा सभ्यता में कांस कारीगरों का समूह भी देखने को मिलता है। कांस क्या होता है, जो वस्तुएं तांबे और टिन के मिश्रण से बनी होती है। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे के निर्माण और कांसे के उपयोग से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे के निर्माण और कांसे के उपयोग से परिचित थे। हाँ, इससे पहले हमने आपको ताम्र प्रसार युग में बताया था, कोई एक लोकेशन, किसी लोकेशन पे देखने को मिलता है कि वो लोग कांस से परिचित, बट बहुत ही कम पॉइंट, मतलब उसकी जानकारी उन लोगों को बहुत ही कम थी, बहुत ही कम थी। लेकिन फर्स्ट जो सिविलाइजेशन आती है, पहली जो सभ्यता आती है वो हड़प्पा सभ्यता है, जहाँ के लोग भारत की फर्स्ट सिविलाइजेशन क्या है, हड़प्पा सभ्यता है, जहाँ के लोग किसके निर्माण और किसके उपयोग से परिचित थे, कांस के निर्माण और कांस के उपयोग से परिचित थे। कांस के निर्माण में अगर देखें तो कांसे का बैल भी एक महत्वपूर्ण शिल्प के अंतर्गत आता है। ये कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त किया गया है। कांसे का बैल कहां से प्राप्त किया गया है, कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त किया गया है। कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है। कांसे की नर्तकी भी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शिल्प के अंतर्गत आता है। कांसे की नर्तकी भी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शिल्प के अंतर्गत आता है। कांसे की नर्तकी को कहां से प्राप्त किया गया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया। अब देखिए कांसे की नर्तकी, इसका फिगर, जब आप इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप कांसे की नर्तकी का इमेज देखना चाहते हैं, क्योंकि एक बार जब आप इमेज देख लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है कि अच्छा क्या है ये। अगर मैं नर्तकी की बात करूं कैसा है, तो एक प्रकार की मूर्ति होती है। कांस की नर्तकी आपको एक मूर्ति की जैसे दिखती है। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे फोन है उसमें गूगल पे डाल देंगे कांसे की नर्तकी, उस पर फिर इमेज पे क्लिक कर देंगे, वो इमेज आपके सम्मुख आएगा। तो इतना आप काम कर सकते हैं। इससे आपको सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है ये पॉइंट भी आपको सीखने को मिलेगा। तो आपको उस पर जो है क्या करना है, अगर आप कांसे की नर्तकी आपको देखना चाहिए, कांसे की नर्तकी का इमेज आप देखना चाहते हो तो क्या करना है, गूगल पे डाल दिया कांसे की नर्तकी, और जैसे डालोगे गूगल पे तो आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। वहां पे इमेज होता है, तो इमेज पे क्लिक कर देना, तो इमेज पे आपको कांसे की नर्तकी कई सारी इमेज आपको देखने को मिलेंगे। तो इमेज एक बार जब आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता है, इससे आप रटते नहीं हो। तो समझदारी यही होती है। इससे आप सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं ये पॉइंट भी आपको सीखने को मिलेगा। और आप आर्ट एंड कल्चर के लिए एडिशनल बुक के तौर पर, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के लिए एडिशनल बुक के तौर पर आप नितिन सिंघानिया की बुक को फॉलो कर सकते हैं। नितिन सिंघानिया की बुक में कांसे की नर्तकी का जो इमेज वहां पे दिया गया है। तो एडिशनल बुक जो है, अगर आप आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो वो नितिन सिंघानिया की बुक फॉलो कर सकते हैं। नितिन सिंघानिया की बुक आर्ट एंड कल्चर की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। यूपीएससी अगर आप उसको सही तरीके से, उसमें से 20 से 25 चैप्टर दिए गए, बट उसमें से
8 से 10 चैप्टर ही पढ़ते हैं, 10 ही चैप्टर पढ़ते हैं। उसका मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला भी है, फिर मैं बना के डाल दूंगा। 10 ही चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए उसके सही तरीके से और करंट के थ्रू उसको अपडेट कर लिया, तो अगर 8 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से आ रहा तो आप 7 क्वेश्चन बना लोगे। क्या करना है, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर की बुक से नितिन सिंघानिया की 10 चैप्टर एनसीईआरटी के थ्रू आपने पढ़ लिया और करंट जो आता है, करंट एक महीने में एक पेज के करंट आते हैं, करंट के थ्रू उसको आपने अपडेट कर लिया, तो अगर आर्ट एंड कल्चर से 8 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 7 क्वेश्चन बना पाओगे। क्योंकि मैं खुद आर्ट एंड कल्चर के अगर 7 क्वेश्चन पूछे गए तो मैं उसमें 6 से आराम से बना लेता था। वो पढ़ने का अगर तरीका सही तो, क्योंकि लोग 25 के 25 चैप्टर पढ़ लेते हैं उसमें आर्ट एंड कल्चर की बुक में, तो 25 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। स्पेसिफिक जो उसमें चैप्टर आपको पढ़ना है वो 8 से 10 ही चैप्टर पढ़ने होते हैं। उससे रिलेटेड टॉप में फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। कांसे की नर्तकी कहां से प्राप्त की गई, मोहनजोदड़ो से। तो एक एंगल ये भी हो रहा है, एक एंगल क्वेश्चन बनने का ये हो गया कि कांसे का बैल कहां से प्राप्त किया गया है। कांसे का बैल कहां से प्राप्त किया है, कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त किया गया। एक एंगल ही हो गया, क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी स्टेट एग्जाम में कि कांसे का बैल जो एक हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शिल्प है, कांसे का बैल जो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शिल्प है, कहां से प्राप्त किया गया है, कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कांसे के औजारों का विस्तार नहीं। हड़प्पा सभ्यता में हमें कांसे के औजारों का विस्तार नहीं देखने को मिलता। हड़प्पा से ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में राम शरण शर्मा की बुक कह रही है, राम शरण शर्मा की बुक एक तरफ तो कह रही है हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प और हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य के निर्माण और उसके उपयोग से परिचित थे। वही एक तरफ कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कांसे के औजार का विस्तार नहीं देखने को मिलता। हड़प्पा सभ्यता में कांसे के औजार का विस्तार नहीं देखने को मिलता। क्योंकि अभी आप देखें औजार की यदि हम बात करें तो औजार में देखिए हड़प्पा सभ्यता में कृषि के लिए लकड़ी के हल का उपयोग किया गया है, पकी हुई मिट्टी के हल का उपयोग किया गया है जो बनावली हरियाणा से प्राप्त होता है। लेकिन कहीं पे भी आपने हड़प्पा सभ्यता की एनसीईआरटी की बुक के थ्रू, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक के थ्रू आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने हल के रूप में कांस के हल का उपयोग किया है। कहीं आपको कांस के औजार आपको हड़प्पा सभ्यता में कांस के हल के औजार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो कांसे के औजारों का विस्तार था वो नहीं देखने को मिलता। हड़प्पा सभ्यता में कांसे के औजारों का विस्तार नहीं था। क्यों नहीं था, इसके पीछे कारण यह था कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे, क्योंकि जो कांसे के औजार होंगे वो किसके बने होंगे, तांबे और टिन के। तो कांसे के जो औजार हो किसके बने होते हैं, तांबे और टिन के बने होते हैं। तो क्यों नहीं कांसे के औजार का विस्तार हड़प्पा सभ्यता में क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे और टिन आसानी से उपलब्ध नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में तांबे और टिन आसानी से उपलब्ध नहीं थे, यानी बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं थे, आसानी से उपलब्ध नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में तांबे और टिन आसानी से उपलब्ध नहीं थे। टिन को बहुत ही कठिनाइयों के साथ कहां से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। टिन को कहां से आयात करते थे, अफगानिस्तान से आयात करते थे बहुत ही कठिनाइयों के साथ। टिन को अफगानिस्तान से बहुत ही कठिनाइयों के साथ आयात किया जाता था, यानी मंगाते थे। टिन को हड़प्पा के लोग टिन को कहां से मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे, बहुत ही कठिनाइयों के साथ मंगाते थे। और तांबे की प्राप्ति हड़प्पा सभ्यता को कहां से होती थी, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, और कहां से, राजस्थान के खेतड़ी से। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबे की प्राप्ति, यानी तांबे को कहां से इंपोर्ट करते थे, तांबे का आयात कहां से करते थे, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, खेतड़ी जो राजस्थान में स्थित है। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता में कांसे के औजारों का विस्तार नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में तांबे और टिन आसानी से उपलब्ध नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता में तांबे और टिन आसानी से उपलब्ध नहीं थे। टिन को बहुत ही कठिनाइयों के साथ कहां से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से। और तांबे कहां से मंगाए जाते थे, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, राजस्थान और जो खेतड़ी जो राजस्थान में स्थित है। एक पॉइंट और है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुहर निर्माण के विशेषज्ञ थे। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी आपको प्राप्त होती है उसमें मुहर से काफी जानकारी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से काफी जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफी ज्यादा जानने को मिलता है।
और हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहर निर्माण के क्या थे, विशेषज्ञ थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहर निर्माण के क्या थे, विशेषज्ञ थे। तो ये कारीगरी और शिल्प, आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आफ्टर दैट अब इस क्लास के बाद आप एनसीईआरटी की बुक पे जाना, इस ओडी एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक पे जाना, आप इस बुक को उड़ा दोगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, सभी एंगल आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको ये पता चल पाएगा कि कौन से पॉइंट क्वेश्चंस बनने के एंगल से इंपॉर्टेंट है, इससे किस एंगल से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो एंगल भी आपको आपके दिमाग में, मल्टीपल एंगल भी आपके दिमाग में बैठेगा, वो पढ़ते समय आपको दिखाई देगा वो। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।